व्हाट आर योर थॉट्स कि AIPMT का जैसे एग्ज़ाम होता था प्रीलिम्स एंड मेंस वाला, सो अभी बहुत सारी मतलब डिबेट्स आर ऑन गोइंग, तो वो चल रही हैं कि नीट के एग्ज़ाम के साथ भी कुछ ऐसा करना चाहिए जैसा अभी जेई के एग्ज़ाम के साथ होता है कि जेई मेंस और एडवांस, तो क्या नीट के एग्ज़ाम के साथ भी ऐसा किया जा सकता है? सो इसके बारे में आपके क्या थॉट्स हैं? मेरा एडमिशन कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में happened through the West Bengal Joint Entrance Examination, where I secured 1998. AIPMT के through I was not getting that college, I was getting a different college. But what I knew even in that year is that उस समय भी ये हुआ था. There were a lot of stories which came out जहाँ पे dummy candidates बैठे थे. आपकी लाइफ कैसी थी एज अ मेडिकोस बैक देन इन 2000 जब वो वाला एरा चल रहा था? देयर वर नो सेल फोन्स एंड ऑल। नहीं, सेलफोन आ गया था तो मैं जब कॉलेज में घुसा तो दिस वाज द ईयर 2007. आई वुड से दैट लाइफ इज गुड. वी ग्रो अप इन एन एरा जहाँ पे सोशल मीडिया इतना ज़्यादा प्रिवेलेंट नहीं था हर तरफ. आई थिंक दैट हैज़ क्रिएटेड अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन टुडेज यंगस्टर्स बिकॉज सोशल मीडिया एसेंशियली increases the comparison factor. सो हेलो एंड वेलकम टू द सीज़न 2 ऑफ मेड टॉक्स, जहां हम लोग बात करते हैं मेडिकॉस से, उन स्टूडेंट से जो अभी भी MBBS में गए हैं, उन लोगों से जो MBBS कर रहे हैं और उन लोगों से जो MBBS कर चुके हैं. कितने सारे लोग जो MBBS से जुड़े हैं उन सब से हम लोग बात करते हैं. पिछले एपिसोड में हमने बात करी आकृति से, जो कि बीटेक करने के बाद, स्टार्टअप्स में काम करने के बाद MBBS कर रही हैं. आज मैं आप लोगों को एक ऐसे डॉक्टर से मिलवाने वाला हूं जो कि MBBS के बाद अब बाकी सारी फील्ड्स में काम कर रहे हैं, जो कि मेडिकल फील्ड से रिलेटेड नहीं हैं. तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये स्टोरी है, तो चलिए जानते हैं उनके बारे में. और सबसे पहले स्वागत करते हैं डॉक्टर उत्सव का. डॉक्टर उत्सव, आपका बहुत बहुत स्वागत है ऑन मेड टॉक्स. थैंक यू शिवा. मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर. सो सबसे पहले बताएं अपने बारे में कुछ. काफ़ी एक चीज़ आपके साथ जुड़ी हुई है कि MBBS के बाद आपने एक बहुत ही अनकन्वेंशनल रास्ता चुना. तो अपने बारे में, अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताएं हमें. ज़रूर. सो मैं रांची से बिलोंग करता हूँ. रांची मेरा होम टाउन है एंड मेरी स्कूलिंग भी रांची में. थाला फॉर अ रीज़न. थाला फॉर अ रीज़न. थाला. MS धोनी इज़ फ्रॉम रांची. यस. सो एक्चुअली माही मेरे सीनियर हैं स्कूल के. ओह, आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू बिलोंग टू द सेम इंस्टीट्यूशन, DAV शामली. काफ़ी फेमस स्कूल है वहाँ पर. एंड आई grew up in a middle class household. जो मेरी माँ थी, she was a professor in college and मेरे father worked with Coal India. सरकारी नौकरी थी उनकी. तो as with most middle class household children, मेरी अपब्रिंगिंग भी वैसी हुई थी कि पढ़ाई करनी है एंड आगे जाके डॉक्टर या इंजीनियरिंग में से कुछ चूज़ करना है. सो नथिंग डिफरेंट, इट्स द सेम स्टोरी. बट डिफरेंस ये था दैट मेरे ऊपर कुछ थोपा नहीं गया. आई वॉन्टेड टू स्टडी मेडिसिन. मुझे मेडिकल फील्ड चूज़ करना था, जो मैंने खुद किया. एंड वहाँ से ही मेरी जर्नी शुरू हुई कि मैंने 11-12 में बायोमैथ्स लिया एंड आई वेंट ऑन टू डू माई MBBS फ्रॉम कलकत्ता मेडिकल कॉलेज कोलकाता में. तो आई एम अ बंगाली. सो माई पेरेंट्स आर वेरी हैप्पी कि लड़का कोलकाता में पढ़ाई कर रहा है एंड मेडिकल कॉलेज कोलकाता में पढ़ रहा है. सो लाइक थोड़ी. एंड कोलकाता इज़ वेरी फैसिनेटिंग. कोलकाता इज द फील्ड ऑफ साइंस, इफ आई से. I think Kolkata is a very fascinating city, not just in science, I would say arts, culture. Has given so many scientists, artists, poets, Nobel laureates to the country. Amazing city, amazing vibes. I was very fortunate to study there for 8 years. 2007 से लेके मैं 13 तक पढ़ाई की मैंने. एंड फिर मैंने वहाँ पे काम भी किया, जॉब भी की मैंने. बाय द वे, तुम लोगों को 2 नोबेल लॉरेट्स के नाम पता है क्या जो कोलकाता में जिन्होंने अपना काम किया है? अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में यार बताओ. ये नीट से थोड़ा सा हट के है, बट तुम लोग बताओ ज़रा. The 2 names are very famous and they are in very very different fields. एक का तो बर्थडे भी आने वाला है अभी नवंबर में. अच्छा, that's a hint for you.
तो yeah, so I grew up in Ranchi and then moved to Kolkata for my MBBS studies. सो वेरी नाइस सर। तो MBBS आपने जब क्रैक किया, सो अभी के टाइम पे तो एक एग्ज़ाम होता है नीट UG का एग्ज़ाम, Correct. जिसके बारे में हम लोग जानते हैं थोड़ा बहुत। अभी आपके टाइम पे सिलेक्शन कैसे होता था? कोलकाता मेडिकल कॉलेज में आप गए तो कैसे? तो हमारे टाइम पे ना नीट नहीं था. हमारे टाइम पे जो नेशनल लेवल एग्जामिनेशन होता था उसको हम कहते थे ऑल इंडिया PMT और CBSE PMT, मतलब इंटरचेंजेबल नाम होते थे. सो दिस वाज एन एग्ज़ाम कंडक्टेड अक्रॉस द कंट्री, AIPMT जिसको हम कहते थे. एंड उसमें प्रीलिम्स मेंस 2 पेपर्स होते थे. प्रीलिम्स टिपिकली वाज हाँ 2 पेपर होते थे JEE की तरह. सही. तो उसमें द प्रीलिम्स वाज एन MCQ बेस्ड एग्जाम एंड मेंस वाज अ सब्जेक्टिव एग्जाम. उसमें आपको आंसर लिखना पड़ता था. प्रॉपर पेपर पेंसिल टेस्ट होते थे. बट इंटरेस्टिंगली अपार्ट फ्रॉम दिस AIPMT, multiple colleges used to conduct their own entrance exams across India. हमारे टाइम पे there were no so many aims नहीं थे. एम्स एक ही था, दिल्ली का एम्स था. 50 सीटें थी. एंड सो एम्स वाज एन एग्ज़ाम. CMC वेलोर का अपना एग्ज़ाम होता था. जिपमर पौंडीचेरी का अपना होता था. आई इवन रिमेंबर एक एग्ज़ाम होता था फॉर MGIMS वर्धा. So this college, very well reputed college in Wardha, Maharashtra, conducted its own exam. And सबके पैटर्न अलग अलग होते थे. So for example, AFMC में GK पूछा जाता था. Jipmer was known to ask tough questions from English. CMC Vellore had English and I think general aptitude test. And MGIMS Wardha used to have a paper on Gandhian thought and philosophy. भाई साहब ओ भाई. तो आज जैसे जो स्टूडेंट्स हैं, आई थिंक दे जस्ट स्टडी फॉर नीट UG एंड उनको बस फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी पढ़नी होती है. हमारे टाइम पे आई वुड से थोड़ा सा फ्लेवर अलग था. आई वुड से यू हैड टू स्टडी अ मोर वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स. अभी मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है ये चीज़, बट लिटरली मैं सोच रहा हूँ एस्पिरेंट्स के बारे में जो एग्जाम दे रहे होंगे. तो ये था चैलेंज. एंड आई रिमेंबर कि गांधीयन थॉट एंड फिलोसफी के ऊपर कुछ उनके रिकमेंडेड टेक्स्ट होते थे. सो यू यूज्ड टू हैव टू बाय दोज बुक्स, स्टडी दोज बुक्स, एंड देयर वर पीपल हु यूज्ड टू फेल इन दोज सब्जेक्ट्स. तो आपको वो पेपर क्लियर करना मैंडेटरी था. तो अगर आपने बहुत अच्छा प्रिपरेशन कर लिया अपना केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी में, बट अगर आप गांधीयन थॉट में फेल कर गए तो यू विल नॉट क्वालिफाई इन दैट कॉलेज. तो आपको सीट नहीं मिलेगी. तो सिमिलरली जिपमर में जिनकी इंग्लिश अच्छी होती थी, दे यूज टू वाई फॉर दैट कि आई कैन क्रैक जिपमर. या वेलोर में जैसे, सो आई क्रैक्ड CMC वेलोर का एंट्रेंस एग्जाम बिकॉज उसमें मेरे GK या लॉजिक वाला जो पार्ट था, इंग्लिश वाला जो पार्ट था, इट वाज हेल्पफुल फॉर मी. FMC में GK पूछा जाता था अच्छे खासे, मतलब इट्स नॉट लाइक 10-20 क्वेश्चन, अच्छे खासे नंबर ऑफ क्वेश्चंस GK के आते थे. मतलब GK पूछा जाता था, पूरा जनरल स्टडीज पूछा जाता था? आई वुड से जनरल नॉलेज, नॉट लाइक UPSC लेवल, बट हाँ. सो या, सो दैट वाज हाउ इट वाज. एंड आपको बहुत सारे एग्जाम्स देने होते थे. तो जैसे मैं रांची से हूँ, सो वी हैड टू ट्रैवल टू कोलकाता या दिल्ली टू अपीयर फॉर अ लॉट ऑफ दीज एग्जाम्स बिकॉज रांची वाज नॉट द सेंटर. जो बाकी सारे कॉलेजेस थे वो अपने अपने एग्जाम्स अलग अलग सिटीज़ में कंडक्ट कराते थे, चुने हुए सिटीज़ में. तो ऐसा नहीं था दैट यू वुड ऑलवेज हैव टू सिट इन रांची एंड आपको सारे एग्जाम्स वहाँ पे कंडक्ट हो जाएंगे. ऐसा नहीं होता था. तो या दैट्स हाउ थिंग्स वेयर. बट हाँ, इट ऑल्सो meant दैट यू हैड मोर चांसेस ऑफ सिक्योरिंग अ सीट, विच मीन्स दैट अगर आपका बाई चांस AIPMT खराब चला गया, फिर भी यू हैड एन ऑप्शन कि आप दूसरे किसी एग्जाम में आप अच्छा कर लो. आई थिंक आज वो प्रेशर बहुत ज़्यादा है स्टूडेंट्स पे, दैट इट्स जस्ट वन शॉट. आपका अगर वो खराब हो गया किसी कारणवश, देन यू आर नॉट इन अ गुड सिचुएशन. सो व्हाट आर योर थॉट्स कि AIPMT का जैसे एग्जाम होता था प्रीलिम्स एंड मेंस वाला, सो अभी बहुत सारी मतलब डिबेट्स आर ऑनगोइंग. तो वो चल रही हैं कि नीट के एग्ज़ाम के साथ भी कुछ ऐसा करना चाहिए जैसा अभी JEE के एग्ज़ाम के साथ होता है कि JEE मेंस और एडवांस. तो क्या नीट के एग्ज़ाम के साथ भी ऐसा किया जा सकता है? सो इसके बारे में आपके क्या थॉट्स हैं? आई थिंक जहाँ पर भी पेपर पेंसिल बेस्ड टेस्ट होते हैं, देयर इज़ ऑलवेज दैट चांस ऑफ लीकेज टू अ हायर एक्सटेंट. और जहाँ पर भी हम इलेक्ट्रॉनिक मोड्स में चले जाते हैं, वहाँ पे आई थिंक ट्रांसपेरेंसी और सिक्योरिटी थोड़ी बढ़ जाती है. तो हमारे देश में जहाँ पे यू नीड टू अंडरस्टैंड द स्केल ऑफ दीज एग्जाम्स, राइट. लाखों स्टूडेंट्स दे रहे हैं. 25 लाख स्टूडेंट्स गेव नीट 2024. राइट. तो लाखों स्टूडेंट्स दे रहे हैं.
हो सकता है 27 लाख तक पहुंच जाए अगले साल. You never know, 30 लाख भी हो सकते हैं. But it is across not just hundreds but maybe even thousands of centers, right? It's not 1 or 2 or 5 or 10. तो across so many centers ensuring top tight security, printing हो रही है papers की, papers transfer हो रहे हैं. तो I think it is probably just a matter of time before the NTA decides that they need to take it online. Computer based test करा सकते हैं. दूसरी चीज़ है, I think a lot of students get disheartened when they hear these stories कि paper leak हो गया, उसके वजह से मेरा नहीं हुआ, and so on and so forth. Let me tell you that even during our time, so I had written the exam for AIPMT. I had written also the West Bengal Joint Entrance Examination. मेरा admission Calcutta Medical College में happened through the West Bengal Joint Entrance Examination, where I secured 99 rank. AIPMT के through I was not getting that college, I was getting a different college. But what I knew even in that year is that उस समय भी ये हुआ था. There were a lot of stories which came out जहाँ पे dummy candidates बैठे थे. The thing is that even उस टाइम पे भी बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हुई थी. And my sense is that you can't 100% eliminate these occurrences. कोई अगर ये सोच के जाए कि एग्ज़ाम विल बी कम्प्लीटली स्टेराइल, कुछ नहीं होगा, everyone is going to be treated fairly, so life is not fair. But at the same time, what is the alternative? Will you decide that you will not sit for the examination? That is not an alternative. So you give your best and then trust your fate and trust your preparation. I think यही कर सकते हैं. Nice. So again about the NEET. So आपके टाइम पे जो बाकी सारी चीज़ें आपने बताई, बट द कोर ऑफ द सिलेबस वो क्या NCERT बेस्ड था? हाँ, वो NCERT बेस्ड था. तो आपके टाइम पे भी NCERT बेस्ड था? हमारे टाइम में भी NCERT बेस्ड था. हमारे टाइम पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड था, वो मोटी किताबें चलती थी. दिनेश ऑब्जेक्टिव फिजिक्स, दिनेश ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी, प्रदीप ऑब्जेक्टिव फिजिक्स, केमिस्ट्री. तो उस समय दिस ट्रेंड वाज देयर कि लाइक रियली थिक. इट वाज मोर ऑफ अ वेपन देन अ बुक, आई थिंक. मतलब आप उसको, आई डोंट थिंक पीपल वुड कैरी इट टू. आई एम लविंग द एनालॉजी यू आर यूजिंग. हाँ, मतलब इट फेल्ट लाइक दैट. एंड वो देख कर ही डर लग जाएगा किसी को, तो कि आपको अच्छा इतने सारे हज़ारों क्वेश्चन सॉल्व करने. एंड धीरे धीरे वो चेंज हो रहा था. सो ऑल दीज कोचिंग इंस्टीट्यूशंस, आकाश, एलन एंड ऑल, दे हैड कम अप विद वेरी नाइस स्टडी मटेरियल. एंड उनका अप्रोच अलग था. उनके बड़े पतले होते थे. होते बहुत सारे थे, बट वो दिनेश ऑब्जेक्टिव फिजिक्स और प्रदीप जैसे नहीं थे कि एक उन्होंने चैप्टर्स को काट दिया था. दे वर प्लेइंग इट वेरी वेरी स्मार्ट. सो उनके थे कि भाई इजीली डाइजेस्टेबल बिट्स में वो स्टूडेंट्स को दो, सो स्टूडेंट्स विल आल्सो बी एबल टू कोप अप विद दैट. एंड इवेंचुअली आई आल्सो स्टडीड फ्रॉम एलेंस कंटेंट. एलेंस का मटेरियल था मेरे पास. एंड देन मैंने आकाश का भी मटेरियल, मेरे फ्रेंड्स थे आकाश में, वो पढ़ रहे थे. सो आई डिडंट टेक कोचिंग. मैंने उनके मटेरियल से फिर वहाँ से वो स्कैन करके एंड फोटोकॉपी करके या पुराना मटेरियल उठा के मैंने पढ़ा था. बट इट वाज गुड. सो दैट्स हाउ आई वाज एबल टू क्रैक इट. नाइस. अच्छा, आज के टाइम पे नीट ऑलमोस्ट इट्स नन अदर देन दिस NCERT एंड 3 सब्जेक्ट्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, बॉटनी, ज़ूलॉजी. सो अभी एक स्टूडेंट को आपके हिसाब से क्या अप्रोच करना चाहिए कि मिड ऑफ द अक्टूबर में हम लोग हैं, लाइक आज 16th है, हम लोग ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं. आई डोंट नो कि आप लोग ये कब तक देख पाओगे. कम से कम महीना भर तो लगेगा कि इस पॉडकास्ट को आने में. तो क्या आप उनको एडवाइस देना चाहोगे कि किस तरह से वो अपनी स्टडीज़ को रखें कि वो एक तरीके से नीट के जो आने वाला एग्ज़ाम है उसको क्रैक कर पाएँ, चाहे वो 25 का हो चाहे वो 26 का हो? आई थिंक कुछ चीज़ें नहीं बदलेंगी. जैसे NCERT विल कंटिन्यू टू बी द बेस. आई थिंक खास करके बॉटनी, जूलॉजी के लिए तो इट विल कंटिन्यू टू बी द बेस टेक्स्ट. फिजिक्स, केमिस्ट्री इज़ वेयर यू नीड टू रियली शार्पन योर स्किल्स. एंड उसके लिए यू पिकअप आई थिंक एनी स्टैंडर्ड मटेरियल दैट इज़ अवेलेबल. किसी भी अच्छे कोचिंग का आप उठा के आप उसको सॉल्व करो. एंड सॉल्व करने के बाद वंस यू स्टार्ट हिटिंग द प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम क्वेश्चंस, जो आपके PYQs प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, आई थिंक दोज विल गिव यू द बेस्ट फ्लेवर कि कितना टफ आता है, कैसे होता है, एट्सेट्रा.
एंड आई थिंक वन थिंग आई एम श्योर इट हैजंट चेंज कि अभी भी आई थिंक नेगेटिव मार्किंग तो होता ही है. तो मुझे जहाँ तक लगता है कि कम्पिटिटिव एग्जाम्स में इफ़ यू आर एबल टू गेट दैट डिसिप्लिन इन प्लेस कि मैं नेगेटिव मार्किंग नहीं करूँगा ज़्यादा, then I think you are in with a good fighting chance, because one thing which separates a lot of toppers or people who are able to crack it from not being able to crack it is that they know where to sort of control themselves and not go after questions they are not 100% sure of. 17 बंदों ने इस बार 720 किया है. किया तो है. तो कई बार ऐसा लगता है कि यार लिटरली कोई गलती नहीं करी इन लोगों ने. सुनकर तो मुझे भी बड़ा अचरज हुआ. But again, not taking anything away from their achievement, I am not in the best position to comment because ना मैंने वो पेपर लिखा है और ना मैंने वो असेसमेंट किया है. So if they have achieved such a high score, I want to believe that all of them. I also believe them. Like अभी आने वाले टाइम पे हम लोग करेंगे AR1 का भी इंटरव्यू करेंगे. बट लाइक लिटरली ये एक तरीके का मतलब अचंभा होता है कि 720 लाइक मैक्सिमम मार्क्स क्या लाएगा बच्चा. 720 इज समथिंग लाइक कि यार फुल ऑन फुल अगर मार्क्स आ रहे हैं किसी एंट्रेंस एग्जाम में, इट्स लाइक कि यार सच क्या ऐसा पॉसिबल भी है. क्या चीज़ें होती है. मैं बोलूँगा पॉसिबल क्यों नहीं है. अगर आप पेपर को उस तरह से अगर आप इजी बना देते हैं, इजी मैं नहीं कहूँगा इजी फॉर एवरीवन बट इजी फॉर द पीपल हु आर एबल टू गेट अ परफेक्ट स्कोर, तो देयर इज नो रीज़न फॉर एनीवन टू अज्यूम दैट ये पॉसिबल नहीं है. फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए भी एक पेपर अगर आप मेरे हिसाब से बनाओगे मैं भी उसमें 100% स्कोर कर सकता हूँ. राइट. इवन विथ लिटिल टू नो प्रिपरेशन मैं आज नीट यूजी में बैठ जाऊँ, मेरे हिसाब से एक पेपर बना दो, मैं भी 100% स्कोर कर लूँगा. nice. तो अगर किसी ने उसने आपको उस लेवल पे प्रिपेयर किया है एंड द पेपर सेटर हैज़ नॉट prepared the paper beyond what they are capable of, so theoretically it is always possible to score 100%. सो बेसिकली हम अगर क्रक्स निकालना चाहें इन चीज़ों का कि हम अगर नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमें पहले एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा. बिल्कुल. एनसीईआरटी से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स है उसको समझना पड़ेगा. देन उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना पड़ेगा. देन प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनको करना पड़ेगा. देन जिसमें जितने भी डाउट्स आए वो सब डाउट्स वगैरह क्लियर करके वो करना पड़ेगा. हाँ, बट एट द सेम टाइम कोई सेट पैटर्न नहीं होता. जैसे मुझे अपना प्रिपरेशन टाइम याद है, मैं फिजिक्स के लिए मैं एच सी वर्मा सॉल्व करता था एंड मैंने एक नहीं एक से ज़्यादा बार मैंने एंड टू एंड मैंने सॉल्व किया था एच सी वर्मा. इट रियली हेल्प्ड मी. कुछ और लोग बोलेंगे कि मैंने इरोडोव किया था, मे बी फॉर देम इरोडोव वाज गुड इनफ. कुछ ने बोला कि मैंने ना एच सी वर्मा किया, मैंने इरोडोव किया, मैंने कोई तीसरी किताब उठाई, मैंने वहाँ से पढ़ाई की. सो इट ऑल डिपेंड्स कि आपका प्रिपरेशन आप कहीं से भी करो बट इट शुड मैच द रिक्वायर्ड लेवल that the exam is testing you on. So there, at this point, I would like to mention here that if you want to crack NEET and अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को एक ऐसा सोर्स चाहिए जो NCERT बेस्ड आपके क्वेश्चंस आपको दे, प्लस उसमें रिकमेंडेड MCQs भी हों, PYQ भी हो, प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चंस मेंशन्ड हो और कुछ लेवल्स भी सेट कर रखे हों कि कुछ कौन से क्वेश्चंस एम्स लेवल के आए हैं, कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो जिपमर लेवल के हैं, कौन से क्वेश्चंस किस लेवल के आए हैं वो, क्योंकि पहले नीट से पहले ये सारे एग्जाम्स अलग अलग होते थे. तो वो सारी चीज़ें जब सेट हों तो अगर आपको ऐसा कोई सोर्स चाहिए और आप उसमें कस्टमाइज DPP भी लगा सकें, आप उसमें टेस्ट दे सकें, सारी चीज़ें कर सकें, इवन उसमें एक्सप्लेनेशन भी हों क्वेश्चंस के, तो आप लोग टारगेट बैच ले सकते हैं नीट प्रेप का. लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन. आप लोग जाइए, फॉर्म फिल कीजिए. पहले 50 बच्चे जो होंगे जो इस फॉर्म को फिल करेंगे उन्हें बहुत बड़ा डिस्काउंट मिलेगा नीट प्रेप के टारगेट बैच पे. तो जाइए अपनी नीट की तैयारी को बढ़िया तरीके से शुरू कीजिए. चलिए दोबारा से बात करते हैं डॉक्टर उत्सव से. तो उत्सव सर, फिर ये तो हो गई नीट की तैयारी की बातें कि नीट की तैयारी कैसे करनी है, किस तरह से करनी है. अब आते थोड़ा मेडिकॉस की लाइफ पे. ज़रूर. तो आपकी लाइफ कैसी थी एज अ मेडिकॉस बैक देन इन 2000 जब वो वाला एरा चल रहा था, देयर वर नो सेल फोन्स एंड ऑल. नहीं, सेलफोन आ गया था. तो मैं जब कॉलेज में घुसा तो दिस वाज द ईयर 2007. तो सेलफोन तो आ गए थे बट वी डिडंट हैव दोज, मतलब आजकल के स्मार्टफोन्स एंड आईफोन्स तो नहीं थे. वी हैड द बेसिक वो कीपैड वाले फ़ोन थे. तो उसमें एक सिंपल हाई हाउ आर यू या फिर थैंक यू ये टाइप करने के लिए भी बहुत सारे बटन प्रेस करने पड़ते थे.
हाँ ठटक ठटक तो यू न्यू योर कीपैड प्रीटी वेल, तो उतना भी डिफिकल्ट नहीं था. बट आई थिंक आज का जनरेशन विल नॉट बी एबल टू relate to that. But I would say that life was good. We grew up in an era जहाँ पे सोशल मीडिया इतना ज़्यादा प्रिवेलेंट नहीं था हर तरफ. आई थिंक दैट हैज़ क्रिएटेड अ लॉट ऑफ प्रेशर on today's youngsters because social media essentially increases the comparison factor. So I think we were happier, a little happier back then. At the same time मैं जब MBBS पढ़ने के लिए गया तो I was shocked with the kind of infra that students were living in. It was one of the most well-known colleges in our country, and in spite of that, the infra that we had to live in, we had to study in, was a shocker. And I would say that things have definitely improved since then, because मैं college गया हूँ उसके बाद भी कुछ बार. So things have definitely started improving. But back then, it was a shocker. And I think it's the same for a lot of students who go to study MBBS or any course for that matter away from their homes. Because young होते हैं, पहली बार घर से बाहर गए हैं. It's a completely different environment. You're living away from your parents for the first time in many cases. So I think adjustments take time. At the same time, made some wonderful friends. Our culture in our college and hostel was very, very junior friendly. हमारे कॉलेज में रैगिंग नहीं होती थी. सो जो भी आप को सुनने मिलता है, यू नो, द हॉरर स्टोरीज एंड सो ऑन. सो आई एम प्राउड टू से दैट आवर कॉलेज, मेडिकल कॉलेज कोलकाता, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज, वहाँ पे वी डिडंट हैव रैगिंग. What we did have instead was a lot of emphasis on college politics. So campus politics was a very, very big thing. In fact, I would say the biggest thing on campus was around politics and so on. Academically, a lot of emphasis was placed on doing well in ACADS. Again, you would come to know about this, that colleges in West Bengal and Kolkata specifically, they place a lot of emphasis on ACADS. And I got to experience Kolkata, again a very, very beautiful city. I, by the way, was not very happy about staying उस टाइम in Kolkata. ट्राम्स चलते थे क्या? उस समय ट्राम्स चलते थे. उस समय मैं इनफैक्ट मैं खुद ट्रैवल करता था कभी कभी ट्राम्स पे. ट्राम्स, बसेस, फेरीज भी चलते थे अक्रॉस द रिवर. तो काफ़ी अच्छे मेमोरीज हैं. एंड एज अ मेडिको आई वुड से लाइफ वाज डिफ़िकल्ट. इनिशियल फर्स्ट ईयर काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है बिकॉज आप जाते ही एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, खास करके एनाटमी जैसा एक हैवी सब्जेक्ट आपके ऊपर चढ़ा दिया जाता है. एंड इफ़ यू हैव गुड फ्रेंड्स, इफ़ यू हैव गुड सीनियर्स, तो लाइफ थोड़ी अच्छी रहती है, आसान रहती है. सो अदरवाइज आई वुड से दैट ओवर टाइम the life during MBBS also evolves because every year has its own flavor. So as long as you are willing to adapt and seek out different experiences, different opportunities, so you'll always do well wherever you are. Nice. तो मेरे को एक चीज़ ये भी पूछनी है, like this is something which is might not be related to MBBS, but this is something कि उस समय पे क्योंकि डिस्ट्रैक्शन का सोर्स बहुत कम था, जैसा कि आपने बताया सोशल मीडिया वगैरह था ही नहीं उस समय. कम था, मतलब फेसबुक था बट कम था. फेसबुक था तो फेसबुक में मतलब इतना भी लोग यूज़ नहीं करते क्योंकि हाथ में नहीं था कुछ भी. उसके लिए साइबर कैफ़े या वगैरह पे जाना पड़ता था, या मतलब बहुत ही वो स्लो इंटरनेट यूज़ करना पड़ता था. स्लो इंटरनेट यूज़ GPRS यूज़ करते थे छोटा रिचार्ज करके. हाँ नहीं यार, 2011 में मैंने भी फेसबुक यूज़ किया तो आई नो. क्या टाइम फिर उस हिसाब से ज़्यादा था आप लोगों के पास ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर करने का? मैं बोलूँगा हाँ, क्योंकि जब आपका जो स्क्रीन टाइम है जब वो ऑटोमेटिकली कम है तो आपके पास नॉन स्क्रीन एक्टिविटीज़ करने के लिए आपके पास टाइम डेफिनेटली ज़्यादा है. आई थिंक हम लोग ज़्यादा बाहर जाते थे इन टर्म्स ऑफ लोगों से मिलना. आउटसाइड रूम एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती थी, लोगों से मिलना ज़्यादा होता था. इनफैक्ट आई इवन लर्नड जर्मन ड्यूरिंग माई टाइम इन MBBS. नाइस. तो मुझे बहुत मन था कि एक फॉरेन लैंग्वेज सीखने का. एंड कोलकाता में वी हैड दिस अपॉर्चुनिटी. तो मैं सेकेंड ईयर में हफ्ते में 3 दिन मैं मेट्रो पकड़ के जाता था
मैक्स मुलर भवन, एंड मैं जर्मन सीखा। कुल 2 कोर्सेज किए मैंने। कुछ लोग गिटार सीखते थे, कुछ लोग अपने अलग अलग हॉबीज़ परसू करते थे, तो वो सब का टाइम मिल जाता है आपको। एंड आई थिंक इट ऑल डिपेंड्स ऑन द पर्सन। तो कुछ लोग हैं जिनको है कि दे आर मोर इंट्रोवर्टेड, दे वांट टू स्टे इंडोर्स, सो दैट्स कम्प्लीटली फाइन, दैट्स अप टू देम। बट इफ़ यू वांट टू गो आउट, वेंचर आउट एंड डू सम सर्टेन थिंग्स, then I think city like Kolkata या कोई भी city for that matter would offer definitely a lot of opportunities. It's completely up to the individual to go out and explore, to be honest. नीट का एग्ज़ाम देने के बाद जब मेडिकोस अपने पहली बार एमबीबीएस में जाते हैं, काफ़ी एक्साइटेड रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं तो उस एक्साइटमेंट के बाद जब 1 साल 2 साल वो पढ़ लेते हैं, तो क्या कभी ऐसा होता है कि मेडिकोस भी सोचने लगते हैं कि यार ये मैं कहाँ आके फंस गया, मतलब ये नहीं था जो शायद मैंने करना था? आई थिंक ये चीज़ तो सभी सोचते हैं किसी ना किसी टाइम पे कि क्या मैंने सही किया। एंड कई लोग हैं जो उस सोच को थोड़ा आगे भी ले आते हैं कि आगे मुझे क्या करना है। एंड दैट इज़ व्हेन यू स्टार्ट मेकिंग सर्टेन करियर डिसीजंस कि अब मैं आ गया हूँ इस फील्ड में, तो आगे का रास्ता मैं किस तरीके से तय करूँगा। क्योंकि एमबीबीएस एक बेस कोर्स है, सारे लोग सेम चीज़ पढ़ते हैं। इंजीनियरिंग में ऐसा नहीं है। इंजीनियरिंग में पहला साल आप सेम चीज़ पढ़ते हो सारे ब्रांचेस में, बट देन देयर आर डिफरेंट ब्रांचेस। कोई केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, कोई सिविल, कोई इलेक्ट्रॉनिक साइंस, कोई सीएस। बट एमबीबीएस इज एन इंटरेस्टिंग कोर्स बिकॉज 5.5 साल इट्स द सेम कोर्स अक्रॉस एवरी कॉलेज इन द एंटायर कंट्री। 5.5 साल बहुत लंबा टाइम होता है आपको सोचने के लिए, फिगर आउट करने के लिए। एंड एमबीबीएस में कैंपस प्लेसमेंट्स नहीं होता। तो इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जो चीज़ होती है ना कि 2nd ईयर 3rd ईयर से लोग काफ़ी ज़्यादा ओरिएंटेड हो जाते हैं कि मुझे जॉब के लिए मुझे प्लेसमेंट इंटरव्यूज़ देने हैं एंड आई हैव टू फिगर आउट अ करियर। एमबीबीएस गिव्स यू अ लॉट ऑफ लग्जरी इन टर्म्स ऑफ द टाइम दैट यू हैव। तो आई थिंक ये जो सोच है कि आगे क्या करना है, ये इमिडिएटली नहीं आता नेचुरली, बिकॉज 5.5 साल का, ऑलमोस्ट 6 साल का कोर्स है। एंड 6 साल के कोर्स के बाद भी आपको एक एग्ज़ाम लिखना पड़ता है विच इज़ द नीट पीजी एग्ज़ाम। और नीट पीजी एग्ज़ाम में भी आपका रैंक डिसाइड करता है कि आपको किस तरह का ब्रांच मिलेगा। सो इफ़ समवन इज़ वेरी फोकस्ड कि मुझे यही करना है, दैट इज़ ऑफन नॉट अ ग्रेट स्ट्रैटेजी, बिकॉज हो सकता है आपका रैंक उससे बहुत बेटर आ जाए या उससे बहुत ख़राब आ जाए एंड सडनली योर चॉइसेस विल चेंज। तो आई थिंक सम लेवल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, सम लेवल ऑफ मैच्योरिटी, ये चीज़ें डेवलप होती हैं ओवर टाइम। आपको अपना रुझान समझ आता है कि आप किस तरफ जाना चाहते हो, किस तरह की लाइफ आप जीना चाहते हो। तो आई थिंक एमबीबीएस गिव्स यू दैट अपॉर्चुनिटी एंड पीपल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट एट सम पॉइंट। बट ये डिसीजन मैक्सिमम टाइम आप काफ़ी डिले कर सकते हो क्योंकि कोर्स बहुत लंबा है। एमबीबीएस के बाद नीट पीजी की अगर हम बात करें, हाँ, तो क्या कुछ ऑप्शंस होते हैं एक मेडिकोस के पास जाने के लिए, क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं वो? सबसे पहले ये देखते हैं कि नीट पीजी तो एक ऑप्शन है। इट इज़ ऑफ कोर्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑप्शन बिकॉज स्पेशलाइजेशन या सुपर स्पेशलाइजेशन सारे डॉक्टर्स करना चाहते हैं या ऑलमोस्ट सारे डॉक्टर्स करना चाहते हैं। बट इसके अलावा भी कई सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे कुछ लोग रिसर्च में जाना चाहते हैं, कुछ लोग आगे जाके अपनी खुद की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, या कुछ लोग मेडिसिन छोड़कर कुछ अलग ही दिशा में जाना चाहते हैं। बट फॉर द लार्जर ऑडियंस, येस, नीट पीजी इज़ द गो टू एंट्रेंस एग्ज़ाम, बिकॉज वहाँ से फिर आपके पास एक बुके ऑफ ऑप्शंस खुल जाते हैं। एंड नॉट जस्ट MD/MS, बट बहुत लोग डिप्लोमा करते हैं, बहुत लोग DNB करते हैं। सो दीज आर ऑल डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्पेशलाइजेशन which is basically your second degree after MBBS. And बहुत सारे लोगों में फिर वो एक ओरिएंटेशन आना शुरू होता है कि मुझे सर्जिकल ब्रांच चाहिए, मुझे सर्जरीज पसंद हैं। किसी को है कि मुझे मेडिकल वाले ब्रांचेस चाहिए, किसी को है कि मुझे थोड़ा सा नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस चाहिए, जैसे पैथो हो गया, फार्मा हो गया, माइक्रोबायोलॉजी हो गई। किसी को है कि मुझे टीचिंग में जाना है, दे आर ओरिएंटेड लाइक दैट कि मुझे टीचिंग करनी है, मुझे मेडिकल कॉलेजेस में जो फैकल्टीज होते हैं वो एक्चुअली डॉक्टर्स वाले फैकल्टीज होते हैं? हाँ, वो डॉक्टर्स ही होते हैं। वो उन्होंने भी अपना MBBS करने के बाद
अगर वो डेमोन्स्ट्रेटर पोजीशन पे पढ़ा रहे हैं तो मेनी अ टाइम्स दे डोंट नीड टू डू अ स्पेशलाइजेशन, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स इफ यू आर टीचिंग देन यू नीड टू डू अ स्पेशलाइजेशन इन दैट सब्जेक्ट. तो अगर कोई हमें एनाटॉमी पढ़ा रहे हैं कोई प्रोफेसर, तो chances are that they actually did their MBBS and then they actually did an MS anatomy before they started teaching. So teaching is also a very great option for doctors. A lot of them are in fact earning a lot by teaching in their private capacity or even as part of different colleges. तो अगर कोई ये सोच रहा है कि मुझे हार्डकोर क्लिनिक्स ही करना है या मुझे पेशेंट्स ही देखना है या सर्जरीज ही करना है, that is where you will have a great life. Remember that a lot of teachers actually have very fulfilling lives and a very good work-life balance for that matter, and they do earn pretty well in many scenarios. नाइस. यहाँ पर मैं एक चीज़ आपसे और पूछना चाहूँगा, क्योंकि नीट पीजी की हम लोग बात कर रहे हैं. हाँ. तो डॉक्टर मास्टर क्लास की बात कर लेते हैं. ज़रूर. सो डॉक्टर मास्टर क्लास एक नया इनिशिएटिव है हमारी कंपनी का, under which what we are doing is we are creating a global platform for doctors to learn and grow. अब ये एक बहुत छोटा डेफिनेशन है, बट इसका स्कोप बहुत बड़ा है. When I say that global platform, इसका मतलब है कोई भी कहीं से कुछ भी पढ़ाई कर सकता है. तो मैं आज इंडिया में दिल्ली में बैठ के मैं कोई देहरादून के डॉक्टर से भी पढ़ सकता हूँ, मैं कोई डबलिन के डॉक्टर से भी पढ़ सकता हूँ, मैं डबलिन के डॉक्टर को पढ़ा भी सकता हूँ. So we are trying to create a community where we have the best in their respective fields coming together and sharing their knowledge with the doctors across the world. So it will be a community all over the world. All over the world. जहाँ पे we are bringing in the best of the best who have the mastery over their certain knowledge or specific area of expertise. And ज़रूरी नहीं है कि ये डॉक्टर वाले ही फील्ड्स हों. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई डॉक्टर अपनी क्लिनिक शुरू करना चाहते हैं, एंड दिस इज़ अ ड्रीम ऑफ अ लॉट ऑफ डॉक्टर्स, बट कई बार वो हिचक जाते हैं कि मुझे अकाउंटिंग नहीं आती, मुझे नहीं पता है कि कैसे हायरिंग कैसे करते हैं, या कौन से मुझे परमिशंस लेने पड़ेंगे मुझे क्लिनिक सेटअप करने के लिए, लोन कहाँ से आएगा. सो ये बिजनेस वाली जो चीज़ें हैं, कैन वी टीच डॉक्टर्स सम बेसिक अकाउंटिंग, कैन वी हेल्प देम टू फिगर आउट कि एक बिजनेस प्लान कैसे बनाया जा सकता है, दीज काइंड ऑफ स्टफ. बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो अच्छा पैसा कमा रहे हैं, बट दे आर वेरी वीक एट मैनेजिंग देयर पर्सनल फिनेंसेस. इन्वेस्टमेंट्स कैसे करने हैं नहीं पता. तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज क्रिएट अ प्लेटफॉर्म फॉर डॉक्टर्स वेयर दे कैन लर्न एंड ग्रो by not just learning about medical or medical related fields, but across any field which can help them learn and grow. तो ये है about Dr. Masterclass. We have already launched on YouTube and Insta. And very soon we are going to come up with micro courses where people can actually buy tickets. So it's going to be like a very private setup जहाँ पे एक क्लास में शायद आपको 15 या 20 लोग ही अटेंड करेंगे, and you get a chance to have a very personal connection with the teacher and also network. आई थिंक जब तक ये लोग पॉडकास्ट देख रहे होंगे पहला हमारा मास्टर क्लास हो सकता है. In fact that's very much possible. And जैसा मैं कह रहा था, it's not just a platform to learn, it's also going to be a platform to network. मतलब आपके 15 जो सहपाठी हैं, आपके जो बैचमेट्स हैं, उसमें से हो सकता है कोई पाकिस्तान से हो, कोई यूके से हो, कोई तंजानिया से हो, and you will get a chance to network with all of them because you are going to be part of that group or cohort which is studying from the master. सो डॉक्टर मास्टर क्लास के बारे में थोड़ी चीज़ें मैं और भी डिटेल में जानना चाहता हूँ. लाइक कैसे एक बंदा आपको अप्रोच कर सकता है कि अगर मान लो उसे किसी चीज़ के बारे में सीखना है, मान लो उसे सर्जरी के बारे में कुछ एक्स्ट्रा सीखना है या कुछ, क्योंकि नीट यूजी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं. यूट्यूब है, इधर है, फलाना ठिकाना है, नीट प्रेप के अपने कोर्सेज हैं, इतने सारे कोर्सेज हैं, फिर भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है. तो और इवन डॉक्टर मास्टर क्लास का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, तो जाकर आप लोग वो चैनल चेकआउट कर सकते हैं. तो वो इतने सारे एवेन्यूज़ हैं, तो आप तक पहुंचने के लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, कैसे एक मेडिकोस जो है वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा पाएगा? हम एक बहुत ही बेसिक वेबसाइट बना रहे हैं जहाँ पे दे कैन एक्चुअली चेक कि जैसे आप अमेज़ॉन पे शॉपिंग करते हैं, तो इन द सेम वे वहाँ पर भी जाके आप चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज हैं, कौन कौन से टॉपिक्स पे हैं, कौन पढ़ा रहा है उन कोर्सेज को, और जो कोर्सेज वहाँ पे पढ़ाए जा रहे हैं उनकी फ़ीस कितनी है एक सीट की.
और वहाँ पे जाके अपनी सीट बुक कर सकते हैं, और एक बार वो सीट बुक हो गई तो इट्स लाइक अ बुक माई शो टिकट। आप उसको यूज़ करके आप वो क्लास अटेंड कर सकते हैं। अगर वो मल्टी पार्ट कोर्स है, जैसे एक कोर्स के हो सकता है 3 सेशन हो या 5 सेशन हो, तो आप वो पूरा कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। वहाँ से आपको सर्टिफिकेशन भी मिलेगा। थिंक ऑफ इट समथिंग सिमिलर टू अ कोर्सेरा/बुक माई शो, बट विच इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी एक्सक्लूसिव। जैसे मैंने बोला कि इट इज़ नॉट अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे 100 लोग, 200 लोग, 500 लोग एक ही क्लास कर रहे हैं। दीज आर गोइंग टू बी अ वेरी प्राइवेट काइंड ऑफ अ सेटअप, जहाँ पे 15 से 20 लोग आकर एक क्लास अटेंड कर रहे हैं, एंड दैट अलाउज देम टू हैव अ मोर intimate and more direct connect with the educator, and also with the batchmates that they're learning with. नाइस। सो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके चैनल चेकआउट कर सकते हैं डॉक्टर्स मास्टर क्लास का, एंड आप लोगों को काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन उस बारे में मिल जाएगी। तो खुद डॉक्टर उत्सव भी वहाँ पर मौजूद हैं। मैं भी हूँ, बट मेरा भी एक इंटरव्यू आने वाला है, सो आई एम गोइंग टू इंटरव्यू सम ऑफ दीज मास्टर्स दैट वी आर ब्रिंगिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, एंड उनकी जर्नी कैसी रही, उन्होंने अपने माइलस्टोन्स कैसे कवर किए, कैसे वो वहाँ तक पहुँचे जहाँ पे नाउ वी आर कंसिडरिंग देम एज बेस्ट। साउंड्स रियली इंटरेस्टिंग। थैंक यू। ऑल द बेस्ट फॉर द लाइक दिस प्रोजेक्ट जो आप करने वाले हैं। थैंक यू। बहुत मेरे को लग रहा है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इट्स रियली फैसिनेटिंग एज अ स्टूडेंट। अगर आप कुछ चीज़ के बारे में सोचते हैं कि एक्सपीरियंस लोगों के साथ, और एंड एज यूर अ डॉक्टर, तो मुझे लगता है कि बाकी के मेडिकल्स को काफ़ी हेल्प हो जाएगी। बिल्कुल, बिकॉज आप उन लोगों से पढ़ रहे हो जो टिपिकली आपके मेडिकल कॉलेज में आके लेक्चर नहीं देंगे। नाइस। सो डॉक्टर उत्सव, अब मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा। As we have started this conversation, that you being very unconventional, you being a doctor, and you pursued MBA, तो ये कैसे हुआ एंड क्या इसके बारे में आप कहना चाहोगे कि मेडिकॉस की एक जो लाइफ होती है, क्या कुछ मेडिकॉस ऐसे भी होते हैं जो MBBS में आने के बाद उनको पता चलता है कि यार शायद मुझे ये नहीं करना था? आई थिंक पता तो बहुत लोगों को चलता है, बट नॉट एवरीवन wants to break out of the mold. Some do, I did, and each to their own. I think everyone, by the time they complete their MBBS, आप 24, 25, 26 साल के आप हो जाते हो, तो आई थिंक यू आर इन अ सिचुएशन वेयर यू कैन प्रिटी वेल असेस कि आपको किस दिशा में आगे बढ़ना है। रिमेंबर, जब कोई MBBS में घुसता है, many a times it is not their own decision. The decision was taken when they were much younger. शायद वो 12, 13, 14 साल, 15 साल की उम्र, बेटा डॉक्टर बनेगा, हाँ, समथिंग लाइक दैट। तो इन दैट केस इतना ज़्यादा सोसाइटल प्रेशर होता है कि आपके पास ना बोलने की जगह नहीं होती, ना ही आपके पास उतनी मैच्योरिटी होती है कि आप कोई ऑल्टरनेट ऑप्शन अपने घर पे आप प्रेजेंट करोगे और आप बोलोगे कि हाँ मुझे यही करना है, बिकॉज आप यंग होते हो, यू डोंट हैव दैट काइंड ऑफ कन्विक्शन बाय दैट एज। एंड वंस यू एंटर MBBS, तो कई लोगों को ये फील होती है कि हम कहाँ आ गए, कहाँ फंस गए। मे बी दे डोंट स्पीक इट आउट लाउड, बट दैट फीलिंग इज देयर। इट वॉज देयर विथ several of my batchmates also. But at some point in time, from the beginning of MBBS to the end of MBBS, people also start evaluating their options. कि अगर ये कर लिया मैंने और आगे मैंने इसको परसू किया तो लाइफ कैसी होगी, और आगे मैंने इसको परसू नहीं किया तो मैं और क्या कर सकती हूँ या क्या कर सकता हूँ, तो मेरी लाइफ कैसी होगी। आई थिंक यू स्टार्ट मेकिंग दोज डिसीजंस टुवर्ड्स द एंड ऑफ योर MBBS. For me, I took a decision early on, very early, that I will not pursue medicine as a career, but I will do something else. I was very keen to pursue research. मुझे रिसर्च में जाना था, एंड फिर मैंने वो ऑप्शन भी एक टाइम के बाद मैंने क्लोज किया, एंड आई केप्ट एक्सप्लोरिंग। जैसे मैंने बताया, लंबा समय होता है 5.5 साल, तो मैंने उसका पूरा इस्तेमाल किया, एंड देन आई फिगर आउट दैट मुझे खुद का कुछ करना है, एंड खुद का कुछ करने के लिए MBA एक अच्छा ऑप्शन है, बिकॉज मुझे बिजनेस और मैनेजमेंट के बारे में पता चलेगा, जिससे मुझे हेल्प मिलेगी अगर मैं अपना खुद का कुछ आगे करना चाहूँ। क्या करना चाहता हूँ अपना खुद का, ये क्लियर नहीं था,
तो मैंने MBBS के बाद एक पहल की, मैं और मेरा एक फ्रेंड थे, वी स्टार्टेड अ वेंचर जहाँ पे वी वर ट्राइंग टू क्रिएट अ प्राइवेट हेल्थ केयर हेल्पलाइन। आसान शब्दों में 911 जैसे हमने सुना है यूनाइटेड स्टेट्स मूवीज़ वगैरह में दिखाते हैं, कॉल 911, तो हम लोग वैसा ही कुछ इंडिया के लिए बनाने की कोशिश कर रहे थे, बट प्राइवेटली, गवर्नमेंट फंडेड नहीं। तो हम इस वेंचर में कुछ दूर आगे बढ़े, हमने ठोकरें खाई, एंड एट वन पॉइंट जो मेरे पार्टनर थे, जो मेरा फ्रेंड था, उसने बोला कि वो इसको परसू नहीं करना चाहते बिकॉज उनको बहुत लंबी लड़ाई लग रही थी। सो ही सेड दैट अगर तुम्हें करना है तुम गो अहेड, बट मैं अपना मेडिकल करियर परसू करना चाहता हूँ। तो उस समय मेरे पास उतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं अकेले उस चीज़ को कर सकूँ, एंड दैट इज़ व्हेन आई डिसाइडेड दैट इट इज़ हाई टाइम दैट नाउ आई शुड सीरियसली फोकस ऑन डूइंग माई MBA। तो MBA डिस्कवर मैंने किया ड्यूरिंग माई MBBS टाइम। मैंने बताया कि मैं जर्मन पढ़ने जाता था और वहाँ पे मेरी एक पर्सन से जान पहचान हुई, वो वॉज प्रिपेयरिंग फॉर कैट। तो मैंने उनको बोला कि आप लोगों का बढ़िया है इंजीनियर्स का कि यू राइट कैट एंड आपको वो करोड़ों वाली नौकरी मिलती है, मैंने टीवी पे देखा है। तो उन्होंने बोला कि यहाँ टीवी पे बहुत कुछ दिखाते हैं, बट ये सिर्फ इंजीनियर्स के लिए नहीं है, कोई भी ग्रेजुएट कैट एग्ज़ाम लिख सकता है, इवन डॉक्टर्स भी लिख रहे हैं। सो आई वॉज वेरी सरप्राइज एंड I started learning more about this option, and he helped me connect with another medico जो उस समय ग्रांट मेडिकल कॉलेज मुंबई में बैठे थे, और उनके साथ मुझे उन्होंने कनेक्ट कराया थ्रू अ फोरम कॉल्ड pagalguy.com। तो ये आज भी वेबसाइट अप एंड रनिंग है, बहुत ही पॉपुलर वेबसाइट है फॉर कैट एस्पायरेंट्स। तो pagalguy.com पे मैंने एक अकाउंट बनाया, और उस अकाउंट के थ्रू मैंने डॉक्टर शशांक प्रभु जो उस समय GMC मुंबई में थे, उनके साथ मैंने कनेक्ट किया, और उनके साथ अच्छी बातचीत हुई, उन्होंने कुछ गाइड किया मुझे। वन थिंग ही मेंशन वेरी क्लियरली, वो उन्होंने पूछा कि फर्स्ट प्रॉफ में तुम्हें कितने नंबर आए थे। तो मैंने बोला कुछ मेरे 59% आए थे। तो उन्होंने बोला कि तुम MBA या कैट की तैयारी बाद में करना, जस्ट इंश्योर कि जितने भी आने वाले एग्ज़ाम्स हैं MBBS में, उसमें तुम्हें कम से कम 60% मार्क्स ज़रूर आए, बिकॉज ये तुम्हें हेल्प करेगा जब तुम MBA की तैयारी करोगे और तुम्हारा एंट्रेंस क्लियर हो जाएगा, तो तुम्हें इंटरव्यू के कॉल्स मिलने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारा 60% मार्क्स हो। ये एडवाइस उन्होंने मुझे 2008 में दी थी, एंड दिस एडवाइस केम इन हैंडी फॉर मी 6 years लेटर इन 2014। तो आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट दैट आई गॉट इन टच विद सच पीपल हु हेल्प शेप माई करियर एट द राइट टाइम। तो दैट इज़ हाउ आई डिस्कवर्ड अबाउट MBA। फिर मैंने और भी अपने रिसर्च किया, एंड इवेंचुअली आई रोट कैट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2013। पहले अटेम्प्ट में मेरा नहीं हुआ, एंड 2014 में मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। सो दैट इज़ हाउ आई मूव टू IIM अहमदाबाद टू डू माई MBA। नाइस नाइस नाइस। तो अगर आज के टाइम, उस टाइम पे आपने मतलब कोई कोचिंग वगैरह करी थी MBA के लिए? मैंने कोचिंग नहीं ली थी। तो तैयार कैसे किया, मतलब कि मैंने फोकस किया था टेस्ट सीरीज़ पे। तो मैंने मल्टीपल टेस्ट सीरीज़ लिए थे, एंड मैं डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पेपर सॉल्व करता था एंड उनको एनालाइज करता था। एंड 2013 में जब मैं प्रिपेयर कर रहा था फॉर द कैट, 2014 कैट के लिए मैं प्रिपेयर कर रहा था, तो 2013-14 में आई यूज्ड टू डू सेल्फ स्टडी। एंट्रेंस एग्ज़ाम तो दूर था, तो मैं काफ़ी ज़्यादा ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करता था, एंड आई हैड टेकन टेस्ट सीरीज। तो मेरा इसी से काम हो गया, एंड एक जो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था मेरे प्रिपरेशन में, दैट वाज थ्रू pagalguy.com। तो pagalguy एक ऑनलाइन फोरम है जहाँ पर यू गेट अ लॉट ऑफ हेल्प, पीपल आर वेरी विलिंग टू हेल्प। वहाँ से ही आई मेड अ फ्यू फ्रेंड्स। इवेंचुअली आई वाज इन कोलकाता, तो मैं ऐसे मेरा एक फ्रेंड था सब्यसाची, आई गॉट टू नो हिम फ्रॉम pagalguy, एंड ही वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन हेल्पिंग मी इम्प्रूव माई क्वांट्स। तो क्वांट्स एक पेपर होता है मैथ्स बेस्ड कैट में, एंड मेरा क्वांट्स वीक था, एंड ही वॉज वेरी वेरी हेल्पफुल। उन्होंने हेल्प किया, एंड दैट अलाउड मी टू क्रैक कैट। सो जैसा कि आप लोगों ने देखा यार कि कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए टेस्ट सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है।
सो टेस्ट सीरीज़ आप लोगों को लगानी चाहिए, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस लगाने चाहिए, उसी से आपका किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम में सिलेक्शन होगा। और यहीं पे आती है नीट प्रेप की क्लासरूम टेस्ट सीरीज़। आप लोगों को क्लासरूम में बिठा के आपके घर के पास आपको सेंटर देकर आप लोगों से टेस्ट लिखवाया जाता है। एक नीट जैसा माहौल आपके लिए क्रिएट करके दिया जाता है। 2 से 5 के बीच में ये स्पेसिफिकली टेस्ट रखे जाते हैं जब आपका नीट का एग्ज़ाम होता है जिस टाइम पे, ताकि आपका माइंड जो है उस तरीके से काम करना शुरू कर दे, आप उस बेसिस पे टेस्ट लिखना शुरू कर दें। तो ये टेस्ट जो है वो अभी कंटिन्यूसली रनिंग है। टेस्ट सीरीज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं आप लोग और वहाँ जाकर टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं। वो आपकी नीट की प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करने वाला है। आस्था की कहानी हम लोग सुन चुके हैं, किस तरह से नीट प्रेप की टेस्ट सीरीज़ ने उनको हेल्प किया था इन बिल्डिंग हर कॉन्सेप्ट्स एंड हाईलाइटिंग हर मिस्टेक्स। जैसा कि कपिल सर भी कहते हैं कि सामने आकर नीट प्रेप के लोग आपको पढ़ाते नहीं हैं, कि सामने आकर कोई आपके सामने कपिल सर आकर खड़े हो रहे हैं, आपका टेस्ट ले रहे हैं। वो उस टेस्ट से ही आपकी हेल्प करना शुरू करते हैं और वो बताते हैं कि कितना आपको टेस्ट में तोड़ा जा सकता है कि आप निखर के बाहर आओ नीट के एग्ज़ाम में। तो अगर आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहते हैं, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। सो सर, एमबीए के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। एक मेडिकॉस को एमबीए अगर हम बोलें कि आपने तो खाली टेस्ट सीरीज़ किया, सो बहुत सारे लोग अभी कमेंट सेक्शन में लिखेंगे यार डॉक्टर उत्सव इज़ अ जीनियस, सो ही इज़ अ जीनियस। तो एक मेडिकॉस होते हुए भी उन्होंने कर लिया, क्रैक कर लिया, यार क्वांट्स हम कैसे करेंगे, या जो भी चीज़ें कैट में और पूछी जाती हैं हम कैसे करेंगे, रीजनिंग कैसे होगी हमारी, और बाकी की जो भी चीज़ें हैं यार भारी भरकम है हमारे लिए, हम तो यार मेडिकल फील्ड के बंदे हैं, हमसे कैसे होगा। तो क्या आप एडवाइस देना चाहते हो उनको? सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि ये जो एक हवा बना के रखा हुआ है कि कैट क्रैक करने के लिए या आईआईएम जाने के लिए आपको 99.99 परसेंटाइल की ज़रूरत है, ये गलत है, ये एक हवा है। दिस इज़ नॉट ट्रू। एक चीज़ समझनी ज़रूरी है दैट कैट एग्ज़ाम में जो लोग बैठते हैं, जो कैट एग्ज़ाम लिखते हैं, उनमें से अधिकांश लोग किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, मतलब उनका प्रोफाइल क्या होता है। इसको हम बोलते हैं GEM, जनरल इंजीनियर मेल। जनरल इंजीनियर मेल सबसे कॉमन प्रोफाइल है जो कैट एस्पिरेंट्स होते हैं, एंड उनके लिए कट ऑफ सच में बहुत हाई होता है। ऑन द अदर साइड जो डॉक्टर्स होते हैं, MBBS, BDS, मेडिकोस जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये उस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं जिसको हम बोलते हैं द वैरायटी, डाइवर्सिटी। कुछ लोग इसको वियर्ड कैटेगरी भी बोलते हैं। तो यहाँ पे कैट में 99.99 परसेंटाइल की आवश्यकता नहीं होती है टू गेट एन इंटरव्यू कॉल। इनफैक्ट इन रिसेंट ईयर्स ऐसा भी देखा गया है कि 92 परसेंटाइल के साथ भी स्टूडेंट्स को IIMs के इंटरव्यू कॉल्स आ रहे हैं, IIM अहमदाबाद के इंटरव्यू कॉल्स आ रहे हैं। आई फाउंड इट शॉकिंग, आई फाउंड इट अनबिलीवेबल, बट ऐसा सच में हुआ है। आप सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे आप ये चीज़ें देख सकते हो, विच मीन्स दैट अगर कोई 94, 95, 96 परसेंटाइल भी ला रहा है, सो दे हैव अ गुड फाइटिंग चांस ऑफ गेटिंग इनटू अ टॉप IIM, बशर्ते कि आप इस कैटेगरी से हो। बट ये तो हुई सर मतलब परसेंटाइल की बात की, डिस्काउंट कहाँ पे मिलेगा। हाँ, बट डिस्काउंट लेने के लिए भी तो थोड़ा पैसा जेब में होना चाहिए। तो मतलब कि उस तरीके से दिमाग की रिवायरिंग कैसे करे इंसान कि एज अ मेडिकोस वो उन सब चीज़ों को पढ़ सके जो मतलब कि मानी जाती हैं कि यार नहीं इंजीनियर्स तो इसमें कर जाएंगे। क्योंकि मैंने कुछ UPSC के लोगों से भी बात करी है, तो कई बार ऐसा होता है कि मतलब माना जाता है कि इंजीनियर्स हैं जो CSET का एग्ज़ाम तो सिर्फ इंजीनियर्स के लिए बनाया हुआ है, बाकी लोग तो मतलब। तो UPSC में तो कई सारे टॉपर्स मेडिकोस होते ही हैं, ये चीज़ तो आपको ही पता होगा, ये इतने सारे एग्जांपल्स हैं। डॉक्टर तनु जैन हैं, एक डॉक्टर मेघना हैं, तो देयर आर मल्टीपल, बहुत सारे लोग हैं, एंड दिस प्रूव्स द पॉइंट दैट डॉक्टर्स आर डूइंग वेरी वेल इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। UPSC इज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। सिमिलरली कैट भी बहुत सारे डॉक्टर्स क्रैक कर रहे हैं। अगर आप आज के डेट पे अगर आप किसी भी टॉप 10-20 स्कूल्स को सर्वे करेंगे तो आपको कम से कम उनके बैचेस में 1 से 2 डॉक्टर्स तो बिल्कुल मिल जाएंगे, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि डॉक्टर्स MBA नहीं कर रहे हैं, हाँ उनकी
तादाद कम है, प्रोपोर्शन कम है। और रही बात की रिवायरिंग करने की कि आप किस तरीके से प्रिपेयर करोगे, तो मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ कि नीट पीजी क्रैक करना जितना टफ है फॉर अ मेडिको, आई वुड स्ट्रांगली बिलीव एंड से दैट कैट क्रैक करना उससे आसान है। उसका रीज़न ये है कि जब आप कैट क्रैक करने के लिए जाते हो तो बहुत सारे आपके ना प्री कंसीव नोशंस होते हैं कि मैथ्स बहुत टफ है, मैं मैथ्स भूल चुकी हूँ, मुझसे नहीं होगा, ये तो इंजीनियर्स के लिए है। तो रिमेंबर 90% ऑफ योर कंपटीशन तो वैसे ही छट जा रहा है। जो लोग इन प्री कंसीव नोशंस की वजह से वो लोग अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे हैं। दूसरी चीज़ है कि कैट में जो मैथ्स पूछा जाता है वो क्लास 11-12 लेवल का नहीं होता है, कैलकुलस नहीं पूछते वो लोग। मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज़ अराउंड द क्लास 10th 9-10 8-9-10 स्टैंडर्ड, एंड विथ अ लिटिल बिट ऑफ प्रैक्टिस बहुत सारी चीज़ें कम बैक होने लगती हैं। रिमेंबर क्लास 10 तक तो मैथ सबने पढ़ी हुई है, तो बहुत सारी चीज़ें आपको कम बैक होने लगती हैं एंड आप धीरे धीरे खुद को ओरिएंट भी कर सकते हो। अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको MBA करना है तो आप प्रिपरेशन के लिए भी तो उतना टाइम दोगे ना। आप नीट PG के लिए जब आप साल 2 साल 3 साल देने को रेडी हो, तो कैट के लिए आप 6 से 12 महीने तक का टाइम भी तो आप निकाल ही सकते हो जो आप प्रिपेयर करोगे। तो मेरा मानना है इट इज़ नॉट टफ, इट इज़ परसीव्ड टू बी टफ। ये एक अनकन्वेंशनल अगर चीज़ की तरह देखा जाए कि अनकन्वेंशनल होता है, इसलिए लोगों को लगता है कि यार फील्ड से लग जाओगे तो शायद बिखर जाओगे। हाँ, आई थिंक ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है किसी के भी लिए कि जब पूरी पूरी भीड़ एक तरफ चल रही है। मेरे बैच में 150 लोग थे। जब मैंने कैट देने का डिसीजन लिया और MBA करने का डिसीजन लिया तो मेरे घर वाले भी दे वर ऑल्सो शॉक्ड। एंड मेरी माँ ने एक बहुत सिंपल सवाल पूछा था कि तुम्हारे बैच में कितने लोग हैं? मैंने बोला 150। तो मम्मी ने पूछा कि बाकी जो 149 लोग हैं वो क्या बेवकूफ़ हैं कि वो एक तरफ जा रहे हैं और तुम सबसे चालाक हो, होशियार हो कि तुम दूसरी तरफ जा रहे हो? मैंने बोला चालाक और होशियारी की बात नहीं है, मुझे लगता है कि मैं बेटर कर पाऊँगा, जिस तरफ मैं जाने की कोशिश कर रहा हूँ वहाँ मैं बेटर कर पाऊँगा इन माई करियर। एंड इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि मुझे उधर जाना है इधर जाना है, मुझे लगता है मैं इधर बेटर कर सकता हूँ। तो उन्होंने बोला कि अगर तुम्हारा इस साल नहीं हुआ तो तुम क्या करोगे? तो मैंने बोलूँगा कि वैसे ही कोई JR शिप उठा लूँगा, कुछ जॉब कर लूँगा। डॉक्टर्स को कभी खाने के वादे तो होते नहीं हैं, कुछ ना कुछ जॉब तो मिल ही जाएगी, और साथ में प्रिपरेशन चलाता रहूँगा और तब तक एग्ज़ाम देता रहूँगा जब तक क्रैक नहीं हो जाता। तो जब आप ठान ही चुके हो कि आपको क्रैक करना ही है एंड देयर इज नो लुकिंग बैक। मैंने कभी नीट PG का एग्जाम यू बर्न्ड योर बोर्ड्स। आई वुडंट से बर्न माई बोर्ड्स और बर्न माई ब्रिजेस, बट मैं ज़रूर ये बोलूँगा कि अगर आपने ठान लिया है कि आपको ये करना है, जिद है आपकी, तो फिर आप शायद कर ही लोगे। तो बहुत लोग हैं कि जो सोचते हैं कि नीट PG ज़्यादा टफ लग रहा है, काफ़ी प्रिपेयर कर लिया, चलो अब स्विच करते हैं, कैट भी ट्राई करते हैं। आई वुड से दैट इट्स बेटर टू चूज़ वन बैटल एंड फाइट इट, रादर देन कि आप 2 नाव पे पाँव रख के चलोगे तो आप पानी में ही गिरोगे। तो वही बात वही आ जाती है कि इट्स परसीव्ड टू बी मोर टफर देन इट एक्चुअली इज, स्पेशली फॉर मेडिकोस। तो अगर जैसे आज के टाइम पे नीट एग्ज़ाम निकाला, अब MBBS में बंदा है, वो पढ़ रहे हैं, तो अपने आप को एक्सप्लोर भी करने का क्या तरीका है उनके पास कि यार अब मुझे आगे नीट PG नहीं देना और आगे मुझे कुछ और करना है, ये मार्केटिंग में जाना है या बिजनेस में जाना है या कुछ ऐसी चीज़ करनी है, एंड हाउ डू यू सी कंटेंट क्रिएशन इन दैट सेंस? श्योर। पहला मेरे 2 सवाल हैं यहाँ पर कि एक तो डिसीजन कैसे लिया जाए, कैसे जाना जाए कि यार मुझे आगे चल के मेडिकल फील्ड में आगे नहीं बढ़ना है, मुझे किसी और फील्ड में आगे बढ़ना है, चाहे वो MBBS चाहे वो MBA हो या फिर कोई और फील्ड हो, अपना क्लिनिक वगैरह वो सब तो बंदे सोच ही लेंगे, बट किसी और चीज़ में आगे की पढ़ाई करनी हो वो कैसे करें? दूसरा, हाउ डू यू सी कंटेंट क्रिएशन, क्योंकि काफ़ी सारे मेडिकोस जो है वो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं इवन ऑन नीड स्पॉट। गर्वित के जो वीडियोस हैं वो काफ़ी जो है वो लोग देखना पसंद करते हैं। बिल्कुल। तो आई वुड से दैट द बेस्ट थिंग विच यू कैन डू अगर आप मेडिको हो एंड आप एक्सप्लोर कर रहे हो इज़ टू ट्राई थिंग्स। हम भी जब नया नया हमें कोई चीज़ पता चलती है तो हम उसको ट्राई करते हैं, राइट? फॉर एग्ज़ाम्पल
जब बच्चा है, जब शुरू में पहली बार उसको आइसक्रीम का टेस्ट मिलता है तो उसके लिए वनीला ही बेस्ट होता है। आप किसी 25 साल 30 साल के किसी व्यक्ति से अगर आप पूछोगे कि आपका फेवरेट फ्लेवर कौन सा है, 10 में से शायद 9 लोग आपको वनीला छोड़कर कोई कुछ बताएंगे। बट चांसेस आर दैट जब पहली बार उसने आइसक्रीम चखी होगी तो उसने वनीला, स्ट्रॉबेरी या चॉकलेट इन्हीं में से कोई ट्राई किया होगा। तो इन द सेम वे अगर कोई एक्सप्लोर करना चाहता है कि नॉन मेडिकल क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं एंड कैन दे शाइन और कैन दे डू बेटर और डू दे लाइक दैट काइंड ऑफ अ वर्क और करियर, इट्स बेटर कि उसको एक्सप्लोर किया जाए। आज के ज़माने में इट्स वेरी मच अवेलेबल कि आप कहीं पर इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो, विच माइट बी पेड, नॉन पेड। आप डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हो। स्टार्टअप इंडिया के तहत बहुत सारे आजकल ऐसे मोदी जी की अभी अप्रेंटिसशिप स्कीम आई है, उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। आप ऐसे कंपनीज़ को रीच आउट कर सकते हो इंस्टाग्राम के थ्रू, लिंक्डइन के थ्रू, ट्विटर के थ्रू, जहाँ पे एंड यू कैन कीप सर्चिंग द वेब फॉर सच अपॉर्चुनिटीज़। तो आप जाके वहाँ पे एनरोल करो, आप कुछ काम करो वहाँ पे एंड आप देखो कि आपको वो पसंद आती है या नहीं। अगर आपको पसंद आ जाती है, आपको अच्छा लगता है, देन वी ट्राई अनदर अपॉर्चुनिटी एंड सी दैट वेदर इट इज़ समथिंग दैट इज़ सस्टेनेबल फॉर यू और नॉट। कि एक बार करके मज़ा आ गया ठीक है, बट दूसरी बार किया तो ठीक है और अच्छा लगा और इसमें आगे करना चाहता हूँ। तो ये एक तरीका है। दूसरा एक तरीका ये भी है कि आप कई लोगों से बात करो जिन्होंने उस फील्ड में अपना आगे करियर बनाया है। MBBS के बाद बहुत सारे लोग अलग अलग दिशा में जाते हैं। कोई कंसल्टिंग में जाता है, कोई मार्केटिंग में जाता है, कोई सेल्स में जाता है, बिजनेस डेवलपमेंट, कोई एंटरप्रेन्योरशिप कर रहा होता है, कोई स्टार्टअप कर रहा होता है। तो ऐसे लोगों से आप बात करो। आजकल नेटवर्क में आगे बढ़ के बात करना को अच्छा माना जाता है, ईजी भी है आजकल के ज़माने में, तो वो करना चाहिए। एंड आई थिंक वहाँ से एक छवि एक साफ़ होती हुई नज़र आएगी। जो धुंधली थी बहुत ज़्यादा कि मैं क्या करूँगा या मैं कहाँ जाऊँगी, ये नहीं समझ में आ रहा है, वहाँ से छवि थोड़ी साफ़ होगी। दूसरा आपका सवाल था रिगार्डिंग कंटेंट क्रिएशन। आई थिंक कंटेंट क्रिएशन इज़ समथिंग विच इज़ अ स्किल and which should be practiced by everyone who can, because एक तो वो likes और appreciation और validation का वो एक ज़रिया है, there is no doubt, but I think what it does much more clearly is that it gives you the confidence for public speaking. Public speaking still counts as one of the most difficult and frightening things for most people on this earth. इट इज़ नॉट डेथ, ठीक है। तो अगर कोई पब्लिक स्पीकिंग को मास्टर कर सकता है, कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकता है, और अगर ये एक ज़रिया है ये करने का, तो आई थिंक इट इज़ समथिंग विच विल हेल्प यू इन द लॉन्ग टर्म। डजेंट मैटर आपको बाद में इन्फ्लुएंसर, कंटेंट क्रिएटर वाला करियर लेना है या नहीं लेना है, आपको एज अ क्लिनिशियन आगे बढ़ना है, आपको स्टार्टअप करना है, आपको मार्केटिंग में काम करना है, किसी भी फील्ड में अगर आप जाएंगे, कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा आपको हेल्प करेगी। तो अगर कंटेंट क्रिएशन करके अगर आप वो कम्युनिकेशन इम्प्रूव करना आप कर सकते हो अपनी, आई थिंक दैट इज़ गोइंग टू डेफिनेटली हेल्प यू। दूसरी चीज़ है, इट्स नॉट जस्ट बात करने का तरीका। यू गेट एक्सपोज टू सो मेनी टॉपिक। जब आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो तो आपको सोचना पड़ता है राइट कि मैं कंटेंट को कैसे स्ट्रक्चर करूँगा, कहाँ पे क्या आएगा। तो काफ़ी चीज़ें, बहुत सारे आपके ब्रेन के वो सेल्स काम करते हैं, आप अलग अलग तरीके से सोचना शुरू करते हो। आप कंटेंट एडिटिंग के बारे में आपको पता चलता है, आपको पता चलता है कि सोशल मीडिया कैसे काम करती है, एल्गोरिदम्स कैसे काम करते हैं। सो आपको 10-15 स्किल्स जो हैं आपकी वो डेवलप होनी शुरू होती है। सो इट इज़ नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ कि मैं कितने अच्छे से बोल रहा हूँ, कौन से वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ, इट इज़ मच बियॉन्ड दैट। तो आई थिंक एवरी पर्सन हु हैज़ दिस innate fear of public speaking or has a thought about doing some kind of content creation should definitely do it. और आज चाहिए क्या, मतलब लोग तो आजकल मोबाइल फ़ोन पे टिकटॉक और इंस्टाग्राम के रील्स शॉर्ट्स बना रहे हैं, तो वहाँ पे आपके पास अगर एक स्मार्टफोन है तो आप शुरू हो जाओ, एक बेसिक माइक खरीदो, सेटअप बनाओ एंड स्टार्ट डूइंग इट। आई थिंक दैट्स गोइंग टू डेफिनेटली हेल्प। नाइस नाइस नाइस। सो यू आर आल्सो अबाउट टू मेक अ लॉट ऑफ कंटेंट फॉर। हाँ, मैं भी डॉक्टर्स। मैंने इतना ज्ञान दे दिया, बट मैं भी उन्हीं लोगों में से हूँ जो मैं भी अभी तक सोच ही रहा था। But thankfully, I've started doing something about it. So I'm creating a course for medicos and for people with biology backgrounds, non-maths backgrounds, arts backgrounds,
जो लोग MBA करना चाहते हैं और कैट क्रैक करना चाहते हैं, बिकॉज आज के दिन में मैक्सिमम जो कोचिंग्स हैं फॉर कैट प्रिपरेशन, दोज आर हेविली ओरिएंटेड टुवर्ड्स पीपल फ्रॉम इंजीनियरिंग एंड मैथ्स बैकग्राउंड्स. तो जो नॉन मैथ्स वाली जनता है उनके लिए भी एक कैट और MBA का अच्छा ऑप्शन हो सकता है. ये मैंने आइडेंटिफाई किया है, उनके लिए मैं ये कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ. तो इट विल कम आउट वेरी सून. नाइस. तो जैसे ही आएगा उसके बारे में इंफॉर्मेशन लोगों को दे दी जाएगी ये भी. ज़रूर. So it was a really nice conversation, Dr. Utsav, and we learned a lot of things. और बहुत ही मतलब फ्लो वाले वे में हम लोग सीखते गए. So I think this is the time that we should take an advice from you. क्या आप एक एडवाइस देना चाहेंगे दो तरीके के लोगों को, क्योंकि यहाँ पर हम दो तरीके के लोगों के साथ डील कर रहे हैं. एक तो नीट UG का जो एस्पिरेंट है, जो या अभी 11वीं में 12वीं में या फिर ड्रॉप लेके अभी तैयारी कर रहा हो. एक तो उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप. दूसरा मेडिकोस को क्या एडवाइस देना चाहेंगे, कैसे वो अपने एवेन्यूज़ को एक्सप्लोर करें, कैसे वो और चीज़ों में जाने की कोशिश करें. मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ज़बरदस्ती हम किसी को कहीं भेज रहे हैं. मेनली ये है कि अपने आप को कैसे एक्सप्लोर करें वो. श्योर. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर. मुझे बहुत मज़ा आया एंड इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू एंड शेयरिंग माय जर्नी. तो पहली चीज़, जो लोग नीट UG के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, माय ओनली एडवाइस टू देम इज़ लगे रहो, डू वट एवर इट टेक्स. रिमेंबर, ये वक्त वापस नहीं आएगा. यू हैव वेरी लिमिटेड टाइम बिफोर द एग्ज़ाम. तो लगे रहो एंड अपनी पूरी मेहनत लगा दो. आई एम श्योर दे आर हियरिंग सो मनी गाइडेंस एंड टिप्स एंड ट्रिक्स एंड मोटिवेशन फ्रॉम कपिल सर एंड द नीट प्रेप टीम. तो उसको काम में लगाइए. एंड उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी वो पहली बाधा पार कर चुके हैं एंड दे हैव एंटर्ड द मेडिकल कॉलेजेस एंड दे आर इन देयर मेडिकल लाइफ, ऑल आई वुड से टू देम इज़ रिमेंबर, 5.5 साल भी ना बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है. वैसे मैं बोल रहा हूँ बार बार 5.5 साल बहुत टाइम होता है, बट बिफोर यू नो इट द कोर्स विल बी ओवर. तो अगर आप कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हो, उसका टाइम अभी है. एंड लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, बैचमेट्स क्या सोचेंगे, ये सब सोचते सोचते अगर आपका टाइम निकल जाएगा ना, तो फिर बाद में मुड़कर देखोगे तो यू विल जस्ट रिग्रेट. तो अगर आपको कुछ लगता है कि आप कुछ अलग करना चाहते हो या कुछ नई चीज़ एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो हेजिटेट मत करो, वो कर लो. एंड डोंट फील शाई और डोंट फील negative or hesitant about things just because others are not doing it. If you are confident, you will be able to forge your own path, and that's all. I think go forth. Thank you very much, Dr. Utsav. It was Thank you, really nice talking to you, and मिलते हैं आप लोगों से अगले एपिसोड में. और तब तक के लिए देखते रहिए नीट स्पॉट. थोड़ा रुक तो जा भाई, थोड़ा एक एंड तो देने थे. एक एंड तो बनता है. सो मिलते हैं आप लोगों से अगले एपिसोड में. और अगले एपिसोड में जल्द ही हम लोग लेकर आने वाले हैं, इस साल जो भी लोग एम्स दिल्ली में आए हैं उनमें से काफ़ी सारे लोगों को हम लोग लेकर आने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कैसे कोई 720 में से 720 का मार्क जो है वो क्रॉस कर सकता है. मतलब मार्क क्रॉस नहीं कर सकता, मतलब कि उस जगह पे जाके बैठ सकता है. तो ये सारी चीज़ें जानेंगे आगे आने वाले एपिसोड्स में. थैंक यू वेरी मच. Thank you.